अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, एक नई और सच्ची कहानी के साथ हम आपको अपने चैनल पे वेलकम करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। तो हमारी स्टोरी का नाम है तड़पती आंटी। रुबीना आंटी और अजनबी बादलों के ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ आसमानी बिजली के कड़कने पर रुबीना आंटी को खौफ से एक झुरझुरी लेने पर मजबूर कर दिया। इसने जल्दी से बिस्तर पर लेटे इस अजनबी की तरफ देखा और इसके माथे पर हाथ रखकर इसका बुखार चेक करने लगी। अजनबी नौजवान अब भी बुखार में जल रहा था। इसने जल्दी जल्दी पट्टियां पानी में भिगोई और इसके माथे पर रखने लगी। इस तूफानी सर्द रात में वो अपनी कंपनी की मीटिंग से फारिग होने के बाद वापस आ रही थी जब ये नौजवान अचानक दाईं जानिब से नमूदार हुआ और इसकी कार के आगे गिर पड़ा। रुबीना आंटी ने इतनी ज़ोर से कार की ब्रेक्स लगाई कि एक ज़ोरदार चिटचिटाहट के साथ टायर्स जैसे सड़क पर धंस कर रह गए हों। अगर रुमाना एक लम्हे के भी ताख़ीर कर देती तो वो जो कोई भी था कार इसके बदन को यकीनन रौंद कर रख देती। इसने जल्दी से छतरी निकाली और कार से बाहर आ गई। अजनबी मुंह के बल इसकी कार के टायर से चंद इंच दूर पड़ा था। रुबीना आंटी ने इसको आवाज़ें देना शुरू की, बुलाकर देखा लेकिन अजनबी बेसुध पड़ा रहा। रुबीना आंटी इधर देखा लेकिन मदद के लिए उधर। उस तूफ़ानी रात में सड़क भी सुनसान पड़ी थी। रुमाना जैसी हसास फितरत इस तरह इस छोड़कर जा भी नहीं जा सकती थी। इसने कार से रेनकोट निकालकर पहना और बड़ी मुश्किल से अजनबी को घसीटते हुए कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। अजनबी कीचड़ में लथपथ था। इसने इसके दिल पे हाथ रखकर इसकी धड़कनों को चेक किया तो वो बहुत मध्यम चल रही थी। रुबीना आंटी बहुत परेशान हो गई थी। इसने कार हॉस्पिटल की जानिब मोड़नी चाहिए। फिर कुछ सोचकर इसने कार घर की तरफ मोड़ दी। हॉस्पिटल काफ़ी दूर था जबकि इसका घर चंद फरलांग के फासले पर था। इसने जल्दी से अपने पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर आदिल को फ़ोन किया और उन्हें सारी सिचुएशन बताकर इन्हें गेट पर इंतज़ार करने के लिए कहा। चंद मिनट में ही गाड़ी इसके बंगले के गेट पर थी। डॉक्टर आदिल इसकी गाड़ी देखते ही तेज़ी से इसकी तरफ लपके और वॉचमैन की मदद से अजनबी को उठाकर रुबीना आंटी के बंगले में ले गए। रुबीना आंटी गाड़ी पार्क करके अपना गीला ड्रेस चेंज करके कमरे में आई तो डॉक्टर आदिल अजनबी पर झुके इसके सर की चोट की ड्रेसिंग करने में मसरूफ़ थे। अजनबी के कपड़े फर्श पर पड़े थे। डॉक्टर आदिल ने इसे कंबल में अच्छी तरह लपेट दिया था। रुबीना आंटी ने सामने होते हुए अजनबी की तरफ देखा तो वो 24-25 साल का इंतहाई हैंडसम नौजवान था। इसके चेहरे के खुद-व-ख्वाल से साफ जाहिर हो रहा था कि वो किसी अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। डॉक्टर आदिल ने रुबीना आंटी की तरफ देखते हुए कहा कि इसके सर पर ज़रब लगी है और इसे शदीद बुखार भी है। मैंने इसे इंजेक्शन दे दिए हैं, अब इसकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन आपको मुसलसल इसके माथे पर पानी से भिगोई पट्टियाँ करनी होंगी और जब इसका बुखार टूट जाए तो ये मेडिसिन देनी है। उन्होंने मेडिसिन रुबीना आंटी को देते हुए इसे हदायत की। शायद इसको लुटा गया है क्योंकि इसका पर्स और फ़ोन वगैरह कुछ भी इसके लिबास से नहीं मिला। डॉक्टर आदिल ने अजनबी की तरफ देखते हुए कहा। रुबीना आंटी ने डॉक्टर आदिल का शुक्रिया अदा किया और वो अपना बैग और छतरी लिए घर चले गए। रुबीना आंटी ने एक नज़र अजनबी की तरफ देखा और इसके सरहाने बैठकर इसके माथे पर पट्टी कर रखने लगी। रुबीना आंटी एक 30 बरस की ही बेहद दिलकश नकूश और ख़ूबसूरत जिस्म की मालिक लड़की थी। एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत आला ओहदे पर फाइज थी। अच्छी जॉब, बंगला, नौकर चाकर सब कुछ इसके पास था, लेकिन अगर नहीं था तो सुकून शादी की भयानक तजर्बे ने सब कुछ होने के बावजूद इसका आराम व सुकून जैसे हमेशा के लिए छीन लिया था। शर्जील इसकी मोहब्बत जिसका ख्याल आते ही इसके पूरे जिस्म में नफ़रत की चिंगारियां भड़कने लगती हैं। शर्जील और रुबीना आंटी यूनिवर्सिटी फ़ेलो थे।
جن کی دوستی محبت میں بدلی پھر جیون ساتھی میں۔ لیکن شادی کے بعد جب شرجیل کا اصل چہرہ سامنے آیا تو سب کے سب خواب ایک ہی لمحے میں چکنا چور ہو گئے۔ اس کے ساتھ بیتے ہوئے وہ 3 ماہ اس کی زندگی کا بدترین وقت تھا۔ شرجیل انتہائی عیاش اور کمینہ فطرت انسان ثابت ہوا۔ شراب کے نشے میں دھت پر روبینہ آنٹی پر انتہائی انسانیت سوز تشدد کرتا۔ روبینہ آنٹی یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکیں اور صرف 3 ماہ بعد روبینہ آنٹی نے اس سے طلاق لے لی، اور اس کے بعد تو جیسے اس کو دنیا کی ہر مرد سے نفرت ہو گئی۔ پھر دوبارہ کبھی اس نے شادی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کے چاہت کی طلبگار سر پٹک پٹک کر رہ گئے لیکن کوئی اس کا اعتماد نہ پا سکا۔ سال پہلے کا وقت یاد آتے ہی اسے اپنی جسم اور روح پر لگے زخم پھر سے تازہ ہوتے محسوس ہوئے۔ بادلوں کی ہولناک گڑگڑاہٹ نے ماضی کی تلخ یادوں میں کھوئی ہوئی روبینہ آنٹی کو چونکا دیا۔ اس کا ہاتھ اجنبی نوجوان کے ماتھے پر تھا۔ اس نے جلدی سے پٹی تبدیل کی اور پھر سے اس کے ماتھے پر رکھنے لگی۔ گرم کمبل میں لپٹا ہوا جسم، کمرے کی گرم ماحول، ڈاکٹر عادل کے انجیکشن اور روبینہ آنٹی کے مسلسل ماتھے پر پٹیاں کرنے سے اس اجنبی کی حالت میں کافی بہتری آ رہی تھی۔ بخار کا زور ٹوٹ رہا تھا۔ اجنبی کو ہوش میں آتا دیکھ کر روبینہ آنٹی نے اس کے ماتھے سے پٹی ہٹا کر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کا بخار سے تپتا جسم اب پسینے کی ٹھنڈک میں ڈوبا ہوا تھا۔ اجنبی نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور خالی خالی نظروں سے خال میں گھورنے لگا۔ روبینہ آنٹی نے اس کے قریب آ کر اسے آواز دی تو اس نے اپنی آنکھیں روبینہ آنٹی کی طرف موڑیں اور اس طرح خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں دوبارہ موند لیں۔ نکاہت اس کے چہرے سے صاف نظر ظاہر ہو رہی تھی۔ روبینہ آنٹی نے اس کو دوبارہ آواز دی تو اس نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ روبینہ آنٹی نے میڈیسن اور پانی کا گلاس اٹھایا اور اسے سہارا دیتے ہوئے اسے دوا دینے لگی۔ دوا لینے کے بعد اجنبی نے دوبارہ لیٹ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ روبینہ آنٹی اس سے اسے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی لیکن اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کوئی جواب دے پاتا۔ اس کی طبیعت بہتر ہوتا دیکھ کر روبینہ آنٹی کو بہت اطمینان ہو گیا تھا۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ اسے بھوک کا احساس ہوا۔ کچن میں جا کر مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنے لگی۔ اس دوران اس نے جلدی سے شاور لیا اور نائٹی پہن کر کھانا لیے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ اجنبی اب پرسکون نیند سو رہا تھا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد روبینہ آنٹی نے کافی بنائی اور کتاب ہاتھ میں لی اجنبی کے بیڈ کے سامنے کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ اجنبی نے کراہتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور روبینہ آنٹی کتاب سائیڈ پر رکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھ گئیں۔ اجنبی اٹھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ روبینہ آنٹی نے اسے سہارا دیتے ہوئے بٹھایا۔ کمبل اس کے گردن تک لپیٹا ہوا تھا۔ روبینہ آنٹی نے اس سے اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھا کہ اب وہ کیسا محسوس کر رہا ہے تو اس نے روبینہ آنٹی کی طرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا۔ روبینہ آنٹی نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے آہستہ آواز میں اپنا نام فراز بتایا۔ نکاہت اب بھی اس کے جسم پر طاری تھی۔ روبینہ آنٹی نے جلدی سے اس کے لیے جوس تیار کیا اور ساتھ ایک ٹیبلٹ بھی دی۔ فراز آہستہ آہستہ جوس پینے لگا۔ جوس پینے کے بعد ایک بار پھر لیٹ گیا لیکن اب وہ پہلے کی نسبت کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے روبینہ آنٹی کو بتانا شروع کیا کہ اسے 4 ڈاکوؤں نے ہائی وے پر زبردستی روکا اور اس کی گاڑی والٹ فون لے کر فرار ہو گئے اور جاتے ہوئے کچھ اس کے سر پر مار کر اسے سڑک کے کنارے پھینک گئے۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ بڑی مشکل سے چلتا ہوا روڈ پر آیا اور پھر سے ایک زوردار چکر آیا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں یہاں کھلی ہے۔ تو روبینہ آنٹی نے اسے بتایا کہ وہ کیسے اچانک سے اس کی گاڑی کے سامنے آ کر گر پڑا تھا اور وہ اسے لے کر اپنے گھر آ گئی۔ فراز نے بڑی ممنون نگاہوں سے روبینہ آنٹی کی طرف دیکھا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ خیر اگر آج آپ نہ ہوتی تو یقیناً پر ہی دم توڑ دیتا۔ آپ نے میری جان بچائی، آپ کا یہ احسان تا زندگی یاد رکھوں گا۔ روبینہ آنٹی نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اس میں احسان کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا۔ اتنی بات کرتے ہوئے اس پر پھر نکاہت طاری ہونے لگی اور روبینہ آنٹی نے سہارا دے کر اسے لٹا دیا۔ فراز ایک بار پھر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ روبینہ آنٹی نے اس کا ٹمپریچر چیک کیا تو بخار بالکل اتر چکا تھا۔ اس نے طمانینت کے ساتھ کرسی پر دوبارہ ٹیک لگا لی۔ فراز کو نیند میں
शायद गर्मी महसूस हो रही थी। इसने अपनी टांगों पर से कंबल हटा दिया। रुबीना आंटी की नज़र जैसे ही इसकी नंगी टांगों के दरमियान पड़ी तो इसे शदीद झटका लगा। फराज का सोया हुआ बिस्तर इसे साफ दिखाई दे रहा था। रुबीना आंटी ने बेइख्तियार अपनी नज़रें इससे हटाई और कंबल दोबारा इसकी टांगों पर डाल दिया। इसके दिल की धड़कनें बेताब हो रही थी। इसने दोबारा किताब में ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन इसके जहन मुसलसल फराज के बारे में सोच रहा था। इसने अपने जहन को झटका। बरसों से दिए हुए इसके जज्बात अचानक पूरी शिद्दत से उभर कर इसके दिल में हलचल मचा रहे थे। फराज भी एक मर्द है, इसके दिमाग ने कहा। हाँ, मुझे मर्दों से नफरत है। इसके दिमाग ने इसे याद दिलाया, लेकिन तुम एक औरत भी हो। कब तक इस जवानी को बर्बाद करोगी? दिल ने इसके कानों में सरगोशी की। नहीं, तुम दिन भर मर्दों के साथ रहती हो। कई मर्द तुम्हारी तरफ तन मन धन से बढ़ते हैं, लेकिन तुम सबको इनकी औकात में रखती हो। सिर्फ प्रोफेशनल ताल्लुक की हद तक रहती हो। दिल की बात पर ध्यान मत दो। दिमाग ने तेज़ आवाज़ से इसे फिर से याद दिलाया। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। कब तक अपने जज्बात का गला घोंटती रहोगी? कब तक इस तरह सिसक सिसक कर मरती रहोगी? तुम्हारे इस खूबसूरत बदन को एक ताकतवर बदन की ज़रूरत है, जो इसे प्यार करे, इससे खराजे वसूल करे, इसे मोहब्बत दे। ये तुम ही भी जानती हो कि तुम्हारे खूबसूरत बदन को इसकी कितनी ज़रूरत है। दिल ने भी जवाबी वार किया। इस दौरान फराज ने फिर अपनी टांगों से कंबल हटा दिया। रुबीना आंटी की आंखें इसके खूबसूरत स्टोल जिस्म पर जमी हुई थी, जो सोते हुए भी मोटा और तवाना दिखाई दे रहा था। दिमाग ने फिर इसे याद दिलाया कि क्या कर रही हो रुबीना, ये भी जालिम मर्द है। भूल गई वो जालिम जो एक मर्द ने ही तुम पर किए थे। रुबीना आंटी उठी और कंबल दोबारा फराज की टांगों पर डालकर कुर्सी पर बैठकर तेज़ तेज़ सांस लेने लगी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ ही इसके दिल में मचे हुए तूफान ने कहा, दिमाग की बातों पर तवज्जो मत दो रुबीना, आज नहीं तो कल तुम्हें बहरहाल किसी मर्द को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। कब तक इस तरह अकेली रहोगी? पहाड़ जैसी ज़िंदगी गुजारनी है तुम्हें। तुम जितनी भी बहादुर सही, लेकिन बहरहाल तुम एक औरत हो और इस दुनिया में मर्द व औरत का साथ अटल है। दिल व दिमाग की इस जंग ने रुबीना आंटी को जैसे निढाल सा कर दिया था। वो आंखें बंद किए अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों को सुने जा रही थी। दिमाग की आवाज़ अब इसे सुनाई नहीं दे रही थी। शायद दिल ने दिमाग को पछाड़ दिया था। रुबीना आंटी ने आंखें खोली और जैसे एक ट्रांस में एंकर सी उठी। इसने फराज की टांगों से कंबल हटाया और इसका नीम मुर्दा सतर देखने लगी। इसने कांपते हाथों से इसको छुआ तो एक करंट इसके पूरे जिस्म में दौड़ गया, पीछे खींच लिया। इसने हाथ फौरन अपनी नज़रें इन पर गाड़े बस इसे देखती जा रही थी। बरसों के सोए हुए जज्बात पूरी तरह बेदार हो चुके थे। इसे अपनी टांगों के दरमियान वाली जगह सुलगती हुई महसूस हो रही थी। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद